दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नोबल वर्ल्ड्स। किस नंबर थी? धुंधली आंखों को बेदर्दी से रगड़ती वो तेज कदमों से सड़क के किनारे चल रही थी। बचपन से लेकर आज तक के कितने ही नाज़ नज़रों के सामने रक्स कर रहे थे। मम्मा, हम गिर गए, बेला, और मुझे चोट लगी है। 8 साल वो मनमोहनी सी सूरत वाली मासूम बच्ची, सुर्ख और सफ़ेद रंगत की हामिल 5 साल सेहतमंद बच्ची को बहुत मुश्किल से गोद में उठाए अपनी माँ के पास आई थी। ओ हो श्री, मेरी जान, गोद से उतारो बेला को, तुमसे ज़्यादा तो वजन है तुम्हारी बहन का। कहाँ है? गोद में नहीं उठाया करो उसे। वो सरहद से इसकी जानिब आई थी। वो छोटी सी बच्ची जो मुंतजिर थी कि अब इसकी मम्मा इसे गोद में लेकर प्यार करेंगी, डुबडुबाई नज़रों से इन्हें देखते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये भी शायद तरीका था अपनी जान मतवजा करने का। बेला, चुप हो जाओ, इतनी चोट नहीं आई। वो इसके सुर्ख और सफ़ेद बाजू पर घाव देकर संजीदगी से बोली। वो वाकई चुप हो गई थी। शायद इनकी बात मानकर इनकी तवज्जो अपनी जानब करने की कोशिश कर रही थी। इस आस पर के कभी तो इनकी तवज्जो का मरकज़ वो बनेगी। उसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठाती वो अब श्री के हाथ पर पड़ी खराश में मरहम लगा रही थी। इनकी आंखों से मोहब्बत झलक रही थी, चेहरे पर ममता का नूर बोल रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे बेला की जानिब मुड़ने पर इनका चेहरा स्पॉट था। तकलीफ से सिसकती वो 5 साल मासूम बच्ची अपनी माँ की आंखों में वही मोहब्बत तलाश करने की कोशिश कर रही थी जो कुछ देर पहले इसकी बहन के लिए, लेकिन वहाँ मोहब्बत नहीं थी, फ़र्ज की अदायगी का अक्स था। अंदाज में जिम्मेदारी पूरी करने जैसी संजीदगी, लेकिन मोहब्बत नहीं। गाड़ी के मुसलसल बजते हॉर्न पर वो एकदम होश की दुनिया में वापस आई। वो सड़क के बीचों बीच से चल रही थी। एक गाड़ी एहन इसके सामने खड़ी थी, यानी अगर चलाने वाला ब्रेक नहीं लगाता तो उसे हिट करके जा चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतनी जल्दी रिहाई किस्मत में ही नहीं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा कर साइड से निकलने लगी। जब दरवाज़ा खोल कर निकलने वाले को देख कर इसके कदम थमे। चेहरे का दागा मजीद बिगड़ गया। ध्यान कहाँ है आपका? किन सोचों में गुम चल रही थी आप? इस सड़क को आप कोई नेशनल पार्क समझ रही हैं? जानती है मेरी जगह कोई और होता तो क्या होता? उसे झटके से सड़क के किनारे खींच कर गुस्से से तनी रगों के साथ उसे बाजुओं से थामे सुलगते लहजे में सवाल कर रहा था। इसकी इस दर्जा लापरवाही पर दिल तो कर रहा था इस लड़की को दो लगाकर इसका दिमाग दुरुस्त कर दे, लेकिन इसके बाद इसका दिमागी तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ जाना था। ये सोचकर जब की घूंट भरकर रह गया। आपकी जगह कोई और होता तो यकीनन मुझे हिट करके इस घुटन ज़्यादा ज़िंदगी से रिहाई थमा जाता, और इस बिजी रोड पर सड़क के अगले 15 मिनट तक कोई मेरी बॉडी उठाने भी नहीं आता। लेकिन अफसोस कि कोई और नहीं आप थे, और आप कभी मेरा भला नहीं कर सकते। इसकी आंखों में झांक कर वो अपना सारा जहर इसके अंदर अंडेरने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो घर के किसी पद का सामना नहीं करना चाहती थी, और इब्राहिम की वहाँ मौजूदगी इसके गुस्से में इजाफा कर रही थी। इसकी इस अजियत पसंदी पर इसकी गिरफ्त खुद ही नम पड़ गई थी। कितनी आसानी से वो साबित कर गई थी कि इसकी जान बचाने से बेहतर वो मरना ख्याल करती है। आपकी शक्ल सुबह एक बार देख लेने पर ही मेरे दिन का अच्छा खासा बेड़ा गर्क हो जाता है। दोबारा ये जहमत न किया करे। ढेरों आंसू हलक से उतारती वो गुलाबी होती आंखें इसके चेहरे पर गाड़ कर कदरे तनफ्फुर से बोली थी। आपको इस तरह हमें अजियत देने का कोई हक नहीं है बेला। अपना और मेरा नहीं, अपने ताया जान और बाबा का सोच कर ही रहम कर दे हमारी जानों पर। ये जो खुद को अजियत देकर आप सुकून हासिल करती हैं, क्या लगता है इन्हें पता लगेगा तो तकलीफ नहीं होगी इन्हें? इसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर वो अपना लहजा धीमा रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मेरी तकलीफ पर तड़पने के लिए मैं अकेली ज़िंदा हूँ इब्राहिम मोहतरम मलिक। ये मुझे तकलीफ़ नहीं, सुकून देता है, और सुकून की तलाश में तो इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। मैं भी तो अपनी ही तस्कीन का सामान करती हूँ, और मौका था तो आपके पास कर लेना था ना अपनी जानों पर रहम। चला देते मुझ पर गाड़ी, मुझ पर, वल्लाह माफ़ कर देती बाप को। फिर कभी मौका मिले तो देर नहीं कीजिएगा। इत्मीनान से इसकी आंख में आंखें गाड़ कर कहती वो इसे साकत छोड़कर तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी। वो चाह कर भी उससे रोक नहीं सकता था। उसे अपना दिल इसके कदमों से लिपटता महसूस हो रहा था। अगर इस वक्त वो यहाँ नहीं होता तो कुछ सोचने से पहले ही वो खुली फिजा में भी उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अगर कभी वो इसकी जानिब से गफलत बरत गया तो ये बेवकूफ़ लड़की तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। उसे अपनी आंखों में मिर्चियाँ सी बढ़ती महसूस हो रही थी। वो कदम कदम खुद से दूर होती इस मगरूर शहजादी को सीने से लगाकर
इसके तमाम शिकवे समेट लेना चाहता था। इसके खमदार पलकों में चमकती नमी अपनी पोरों में चुन लेना चाहता था। उसे बताना चाहता था वो उसके लिए क्या है, लेकिन ये सारी ख्वाहिश फकत एक ख्वाहिश में समा गई थी। देखते ही देखते वो इसकी नज़रों से उज्जल होती चली गई। सूरज की नारंगी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गुलाल की सूरत इख्तियार करते उफ़क़ के किनारे फैल रही थी। उफ़क़ के इस पार छुपता सूरज अलविदाई धूप में चाँद की ठंडी रोशनी का पैगाम देते गुरूब हो रहा था। वापसी पर कितनी ही देर वो खाली सड़क पर गाड़ी लिया वाला फिरता रहा था। घर वापसी पर उसे काफ़ी देर हो गई थी। घर जाने की जल्दी जिसकी वजह से होती थी वो तो यूँ उठी थी फिर नज़र ही नहीं आई थी। घर में दाखिल होने के बाद इसकी नज़रें उसे ही ढूंढती रहती थी। इन्हीं सोचों के दरमियान वो घर पहुंचा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी देख इसका पहला ख्याल बेला की जन्म गया। बेला फिर से किसी की शामत आ गई। वह बेइख्तियार हंस पड़ा। हंसते हुए घर में दाखिल हुआ। वो सीधा ड्राइंग रूम की जानब ही आया था। बेला की चटपटी बातें उसे यूँ भी बहुत मज़ा देती थी। अंदर दाखिल होने पर एक नफीस सी खतून के बराबर में बैठी शीरी को देखकर इसके मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। वो बेयकीनी से शीरी को देख रहा था, जैसे इसके अलावा यहाँ कोई मौजूद ही ना हो, जो अपनी धीमी आवाज़ में इन खतून के सवालों का जवाब दे रही थी। हल्के आसमानी रंग का जोड़ा जेब तन किए इसके लंबे बाल सिल्के से आज भी इसकी कमर पर चोटी के मान झूल रहे थे। इसका चेहरा अब भी सुर्ख हो रहा था, यकीनन बुखार अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा था। जवार, अंदर आओ बेटा। सिद्रा ने उसे यूं दरवाजे पर खड़ा देखा, मोहब्बत से बोली। शीरी ने सहम कर जवार की जानिब देखा, जो सुर्खियों भरी निगाहों से उसे तक रहा था। ये शीरी का छोटा भाई है, जवार, अत्हर भाई का बेटा। मेरा भी बेटा ही है ये। आप बताकर नहीं आई, वरना इब्राहिम भी अभी यहीं मौजूद होता। इसके सर पर हाथ फेरकर अपने साथ बैठाती सिद्रा बेगम इसकी कैफियत से बेनियाज अपनी बातें कर रही थी। इसका दिमाग साई साई कर रहा था। 2 दिन पहले बात हुई और आज उन्होंने बुलवा भी लिया। वह बेबसी से शीरी की जानिब देख रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो उसे इन सब से छुपा लेता। शीरी को अपनी भीगती हथेलियाँ भीगती हुई महसूस हो रही थी। इसकी जानिब नहीं देख कर भी वो जानती थी कि वो उसे ही देख रहा है। शीरी की तबीयत ठीक नहीं है अम्मा जान। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, जैसे उसे इशारा दे रहा है हो कि अब यहाँ से उठ जाए। जी बेटा, सिद्रा ने बताया शीरी को बुखार है। असल में यहाँ हूँ नहीं ज़्यादा दिनों तक, इसलिए मैंने सोचा बस आज ही अपनी बेटी से मिल लाऊँ। सिद्रा भी नहीं जानती थी, मैं अचानक ही आ गई। अगली बार इंशाल्लाह तलहा के साथ आऊँगी। वो खातून पूरी तरह शीरी पर निसार होती शायद अपने बेटे का जिक्र कर रही थी। जाओ बेटा, तुम आराम करो। उसे तो शायद इसी जुमले का इंतज़ार था। एक लम्हा देर किए बिना उठ खड़ी हुई थी। अम्मा जान, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। इसके जाने के चंद सेकंड बाद वो भी एक्सक्यूज़ करता कमरे से निकल गया। ये क्या था शीरी? इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो गुस्से से कहता दाखिल हुआ। और जब बेड पर चित्त लेटी अभी पूरी तरह रिलैक्स भी नहीं हुई थी, उसे यूँ सामने देखकर सर से उठ बैठी। किसी के कमरे में दाखिल होने के मैनर्स भी भूल गए हो तुम। अपने लहजे की कपकपाहट छुपाते दुपट्टा अपने गिर्द सही तरह फैला कर वो सख्ती से बोल रही थी। अभी जो मैंने देखा वो क्या था शीरी? आप क्यों गई थी इन लोगों के सामने? इसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। शीरी ने एक पल के लिए खौफजदा होकर उसे देखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी आप इनके सामने? जानती हैं किस तरह आपको एक्सरे करती नज़रों से देख रही थी वो धीमी आवाज़ में घुराया। वो आंसू पर बंद बांधती उसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 1% भी कामयाब नहीं हुई थी। जवाब दे मेरी बात का शीरी। क्यों आप किसी के आगे इस तरह गई कि वो आपको देखें, बल्कि परखें? आपके हर अंदाज को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तराजू में तोले। जवाब दे मेरी बात का। इसकी जानब झुकते खून नशान नज़रों से उसे तकते वो सख्ती से बोल रहा था। मुझे मामा ने कहा था तैयार होकर नीचे आए। हाँ ने, मुझे शौक नहीं लोगों के आगे अपना आप दिखाने का। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। वो अब भी गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी। आंसू फिसल कर गालों पर लड़खाए थे तो मामा ने कहा, आप तैयार होकर चली गई यार। इसने दांत पीसकर सामने ही रखे टेबल पर हाथ मेरा। छन्नाके के साथ इस पर टेबल का किनारा टूटकर साथ इसका हाथ भी निकल गया था। मुझे पहले खुद को निडर साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसके इस अमल पर चेहरा हाथों में छुपाती जोर जोर से रोने लगी। शीरी, प्लीज़ खौफज़दा नहीं हो मुझसे, प्लीज़। उसे यूँ सहम कर रोते देख वो होश में आया। बेबसी से इसकी जानिब देखता वो मुल्तजई अंदाज में कह रहा था, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तुम मेरे कमरे से जाओ। सहम कर पीछे होती
वो बुरी तरह रोते हुए कह रही थी, ओके मैं जा रहा हूँ, आप बैठे रहें, प्लीज़ वहीं बैठे रहें, नीचे कांच है, मैं मुलाजमा को भेजकर साफ करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ ऊपर ही रहें। उसे वहीं बैठे रहने का कहते वो अपने अंदाज में नरमी लाए उसे समझा रहा था। वो हिचकियों से रोती अपने कमरे में बिखरे कांच देख रही थी। मैं वहीं शादी करना चाहती हूँ जहाँ मामा चाहती हैं। प्लीज़ तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं शादी नहीं करना चाहती तुमसे, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, तुम्हें देखना ही नहीं चाहती, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। जवार ने तरफ को इसकी जानिब देखा। आज इतने दिनों बाद इसका नाम ले भी रही तो किस लिए? उसे खुद से जुदा होने का कहने के लिए। फिर किससे शादी करना चाहती हैं आप? हाँ, इसकी बात पर नीचे गिरे कांच की परवाह किए बगैर वो सरहद से इसकी जानिब आया, जहाँ मामा चाहती हैं। वो आंसू पीती धीरे से बोली, आप क्या चाहती हैं श्री? वो कुर्ब से इसके लड़की की जानिब देख रहा था, जो दूसरों के लिए जितनी नरमदिल थी इसके लिए इतनी ही संगदिल बन रही थी। मैं वही चाहती हूँ जो मामा चाहती हैं, पर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तुम भाई इसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही। वो इसका चेहरा जकड़ चुका था। ये आखिरी बार है श्री, भाई नहीं हूँ मैं आपका कोई भाई नहीं है, समझी आप? वो बेयकीनी से देख रही थी। इस तरह की हरकत इसने पहले कभी नहीं की थी। मुझे दर्द इसके अंदाज पर वो एक बार फिर सिसकने लगी थी। जवान ने सरहद से इसके चेहरे से हाथ दूर किए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात आज आप ज़हन नशी कर लें, आपका कोई भाई नहीं है और आज के बाद आप किसी के सामने नहीं आएंगे इस तरह। हौले हौले कांपते नाजुक वजूद पर एक बेबस सी नज़र डालकर वो कमरे से निकल गया था। इसके जाने के बाद वो तकिए में सर दिए बुरी तरह रोने लगी। मामा ने कहा तैयार होकर आ जाओ। वो चली गई। यहाँ जवार कह रहा था क्यों गई? वहाँ इन खतून की झुकती नज़रें। किसी ने इससे तो पूछा ही नहीं कि श्री तुम्हारा दिल क्या कहता है। इसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। बेला बाजी आज घर नहीं जाएंगी? अब तो मुलाजिम भी चला गया। वो काउंटर के टेबल पर सर झुकाए बैठी थी जब पोगो ने आस्था से उसे हिलाकर कहा, तुम्हें कहा है ना आवाज़ दे लिया करो, हाथ नहीं लगाया करो पोगो। वो संजीदगी से उसे देख कर बोली। भले ही वो छोटा था इससे काफ़ी, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था। कुछ मामलात में वो बहुत सख्त थी। पोगो को इसने अच्छी तरह समझाया हुआ था कि वो इससे 2 फुट की दूरी पर रहकर बात करेगा। जी अच्छा बाजी, आप घर नहीं जाएंगी बाजी? काफ़ी वक्त हो गया है, आप जाती भी अकेली हैं, मुझे डर लगता है बाजी। मेरी सिर्फ आप ही तो हैं, आप जानती हैं ना, आप नहीं होंगी तो आपका पोगो अकेला हो जाएगा। वो मासूमियत से अपनी बाजी की शक्ल देखता इससे कुछ दूरी पर रखे कुर्सी पर बैठ गया था। मेरी फिक्र नहीं करो पोगो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेला बाजी को। यूं तो कोई कभी खुश हुआ नहीं मेरी वजह से। दुआ करो कुछ हो ही जाए, शायद मेरी ज़ात से खुशी मिल जाएगी बहुत से लोगों को। वो फीकी सी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर बोली। वो तड़प कर इसके नज़दीक आया था। इस तरह नहीं कही भाजी, आप पोगो से पूछे ना, आप क्या हैं मेरे लिए। मुझे इन दरिंदों से बचाया आपने। अगर आप नहीं होती तो पोगो आज 10वीं के इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा होता। आंखों में नमी लिए वो इसके पैरों के करीब बैठ गया था। बेला ने शफकत भरी नज़रें इसकी जानिब डाली। 2 साल पहले अतहर साहब के साथ कैफ़े की ज़मीन देखने आई थी तो कुछ लोग इस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ एजेंट और कुछ लोग भी थे। इन सब में एक वही थी जिसने आगे बढ़कर इस बच्चे को सीने से लगाया था। 13 साल यतीम बच्चा जो दारुल मान से भागकर पनाह की तलाश में उसे पनाह बेला मलिक ने दी थी। 1 साल उसे खुद ट्यूशन देने के बाद इसने इसका दाखिला स्कूल में करवा दिया था। इस वक्त वो मैट्रिक के इम्तहानात की तैयारी कर रहा था। पोगो के लिए इसने धर्म साहब के एक दोस्त के घर एक कमरा रेंट पर लिया था, जिसका रेंट भी वही पे करती थी। 2 साल गुजरने के बाद भी वो आज भी अपनी बेला बाजी का साया बनकर रहता था। वो इसका पार्टनर था और वाहिद दोस्त भी वही था जो अपनी बाजी की ज़िंदगी का हर पहलू जानता था। और दुनिया के सामने खुदसर और बदतमीज सी बेला का दूसरा रूप इसने बहुत करीब से देखा था। ये पागल अपनी बेला बाजी के मुहाफिज होते नहीं हैं। अच्छा, वो हंसती हुई इसके सर पर चपत लगाती उठ खड़ी हुई, जो अब इसके बैग में अपना भीगा चेहरा रगड़ रहा था। पोगो, अब मेरा बैग गंदा किया ना तो निकाल बाहर करूँगी मैं तुम्हें। सारा सामान समेटती वो खफगी से बोली। दूर शीशे के पार खड़ी 2 नज़रें सारा मंजर देखते हल्का सा मुस्कुराई थी। चलो पोगो, लॉक ठीक से लगाना अच्छा, और मेन रूट के बाद तुम अपने घर जाओगे। तुम्हारी बाजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अपना थैले नुमा बैग लिए बाहर आई तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल इसके पीछे से गुजरा हो।
اس نے سرد سے رخ موڑا۔ سڑک خالی تھی۔ دروازے پر رکھے اس ٹیبل پر وہی باکس تھا۔ وہ حیرانی سے اس جانب آئی۔ آج صبح کیفے پر اسے پھول نہیں ملے تھے۔ باکس میں رکھے بیلا کے فلاورز دیکھ کر اس کے لبوں پہ بھرپور مسکان ابھری۔ پھولوں کو حق سے اٹھا کر اس نے ارد گرد دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ دیکھو تحفہ وصول کر لیا ہے۔ آج پھر ایک کارڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کارڈ کھولا۔ پوگو کے ساتھ آہستہ آہستہ گھر کی جانب چلتی وہ اس کارڈ میں لکھی آیت پڑھنے لگی۔ آج کے دن کا دوسرا کارڈ تھا اور آج کے دن کی دوسری آیت۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسے ہی نجات دیں گی مسلمانوں کو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ ایک اشارہ تھا غم سے نجات پانے کا کہ پیچھے اس سے کافی دوری پر چلتا وہ شخص بھی مسکرایا۔ اندھیرے میں گم وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جو اب بھی پوگو کو غصے سے مختلف ہدایات کر رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ یوں بھی اس کے انتظار میں شیریں کے علاوہ کوئی نہیں جاگتا تھا۔ افضل ملک اور اطہر صاحب کو پہلے ہی کال کر چکی تھی۔ دبے قدموں اندر داخل ہو کر اسی احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ اپنا بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر وہ ڈائریکٹ کچن میں آئی۔ سنک میں ہاتھ دھو کر اپنا کھانا نکال کر وہ باہر لان کی جانب بڑھ رہی تھی جب سدرا بیگم کی آواز پر اس کے قدم تھم سے گئے۔ یہ کباب بھی ہے، تمہارے لیے رکھے تھے۔ اس کی جانب کباب کا پلیٹ بڑھاتی اور نرمی سے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو چمک ابھری۔ اس نے بنا کچھ کہے ان کے ہاتھوں سے پلیٹ لے لی تھی۔ دل میں خوشی سی ہوئی تھی کہ انہیں کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ وہ کھانے میں کباب ضرور لیتی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اس کے ہاتھ پل بھر کو تھم سے گئے۔ تایا جان کو کال کر دی تھی اور بھی کوئی انتظار کرتا ہے کیا میرا؟ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے وہ ان کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ دل میں حسرت سی تھی کہ ایک بار اسے گلے سے لگا کر کہہ دے تمہاری ماما انتظار کرتی ہیں تمہارا۔ میں جانتی ہوں آپ کو شری کے بنائے کباب کی فکر ہوگی کہ کہیں وہ یوں ہی خراب نہ ہو جائے۔ فکر نہیں کرے، کل سے منع کر دوں گی اسے یہ بنانے۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی کہ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ ہنستی ہوئی ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اور ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل لے کے لان کی جانب بھڑ گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن انہیں اس کی ہنسی کھوکھلی لگی، ڈھیروں آنسو اپنے اندر جذب کرتی ہوئی۔ مجھے معاف کر دو بیلا، میں چاہ کر بھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی کہ تمہیں ذمہ داری سے آگے کچھ سمجھ سکوں۔ اندھیرے میں گم ہوتی اس کی پشت کو تکتے اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتی وہ زیر لب بولی تھی۔ آواز اتنی ضرور تھی کہ پیچھے کھڑے افضل صاحب بآسانی سن چکے تھے۔ وہ آنسو ضبط کرتی کھانے کی ٹرے لیے لان کے اندھیرے گوشے میں آ بیٹھی۔ بینچ پر کھانے کی ٹرے رکھ کر لبوں پر مسکراہٹ لیے چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے وہ آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے آپ اگر کہہ دیتی کہ آپ میرا انتظار کر رہی تھی، جھوٹ ہی صحیح، میں کبھی آپ کو انتظار کی کوفت میں مبتلا ہونے نہیں دیتی۔ آنکھیں موند کر وہ ہلکا سا ہنسی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے بالکل پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہوگی میرے لیے۔ سوری شری، آج بہت زیادہ لیٹ ہو گئی شاید۔ یار میرا کانٹریکٹر پھر بھاگ گیا۔ میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، اب پھر سے نیا مینیجر ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی کم سیلری میں دوبارہ کیسے مینیجر ڈھونڈوں گی شری؟ تم ہمارے گھر پر پڑے غربت کی اس مشین کو بولو نا میرے پاس مینیجر لگ جائے۔ کرتے ہی کیا ہے وہ سوائے خواہ روپ جھاڑنے کے؟ معصومیت سے اسے شری سمجھ کے اپنے مسائل بتاتی وہ آنکھیں موند کر ہی دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتی اس کی گود میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شری کے نرم اور نازک وجود کے بجائے ایک مضبوط وجود کو محسوس کرتی وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً چیختی ہوئی کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی لیکن مقابل شاید اب اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ آنکھوں میں غصہ لیے غربت کی وہ مشین اسے ہی تک رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ پہلی بار یوں جھسک رہی تھی۔ وہ محفوظ ہوا لیکن چہرے سے کوئی تاثر دیے بغیر اس کی کلائی مزید مضبوطی سے تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی جھٹکے سے اس کے ساتھ لگی کھڑی ہوگی۔ اتنی رات میں واپس کیوں آئی ہیں آپ؟ اور کتنی بار کہا ہے آپ سے رات کے اس پہر لان میں نہ آیا کریں؟ دھیمی سرگوشی نما لہجے میں سنجیدگی سے کہتے وہ باغور اس کا چہرہ پڑتا دیکھ رہا تھا جو لاعلمی میں کچھ دیر پہلے کی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ اس گرفت میں مچلتی دبی
आवाज़ में चीखी थी। और मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे जवाबदेही करता रहूँगा। अब बताएं, इतनी रात को वापस क्यों आई हैं? हालात का इल्म नहीं है आपको? आपका छोटा सा पोगो आपकी हिफाजत के लिए काफ़ी है क्या? इसके दोनों हाथ पीछे की जानिब किए, वो मुसलसल अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। छोड़े मुझे, मेरी हिफाजत आपकी ज़मीन नहीं है। तकलीफ के बायस इसकी आवाज़ रंध सी गई थी। सॉरी कहीं, इसे कुछ नज़दीक करते वो संजीदगी से बोला, आपके दिमाग की वायरिंग में कोई खराबी है? मैं क्यों सॉरी कहूँ आपसे? खुद को इसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाने की सही करती वो इस वक्त को कोस रही थी जब बगैर देखे उसे शरीर समझकर खुद ही मुसीबत को आवाज़ दी थी। बहुत सी वजूहत हैं, कभी फुर्सत में बताऊँगा, अभी तो बस आज की बदतमीज़ी के लिए। इसकी कलाई को हल्का सा झटका देते वो इसकी सुर्ख होती आंखों में देखकर इत्मीनान से बोल रहा था। इसके लबों से बेख्तियार बेसाख्ता सिसकारी खारिज हुई, फिर भी वो ढीठ बनी लब भींचकर उसे देख रही थी, जैसे ऐलान था कि माफ़ी तो नहीं मांगेगी। कमरे में जाने के बाद अगर आपने खुद को जख्मी करने की कोशिश की तो आपके जख्मों पर मरहम मैं रखूँगा। आहिस्ता से इसकी कलाई आज़ाद करते वो सुलगते लहजे में कहता इसकी जानब झुका। वो आंखें भरे उसे देखने लगी। और यकीन करें, मेरा अंदाज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके बाजू पर ऐन इन निशानात के मुकाम पर लब रखते वो मुस्कुराहट दबाए इसका गुस्सा और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। जंगली वहशी इंसान हैं आप, हल्के, बल्कि इंसान भी नहीं, वहशी दरिंदे हैं। वो खफत से सुर्ख पड़ते पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे करती नम लहजे में चीख कर बोली। और कुछ समझ नहीं आया तो सामने रखे सालन का प्याला इसके सर पर उलट कर जोर जोर से इसके सीने पर वही प्याला मारने लगी। वो इत्मीनान से खड़ा उसे अपनी सफ़ेद शर्ट पर सालन का वो प्याला बरसाते देख रहा था, जो हाथों की पुश्त से मुसलसल आंसू साफ करती रोती हुई पूरी ताकत लगाकर उसे मार रही थी। मेरे करीब नहीं आना आइंदा, वरना जान ले लूँगी। थक हार कर प्याला फेंकते वार्निंग देते अंदाज में कहकर वो तकरीबन भागती हुई अंदर की जानिब बढ़ी। आंसू जब्त करती वो अपने कमरे में दाखिल हुई। उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। कलाई बाहू पर अंगारे से सुलगते महसूस हो रहे थे। वॉश बेसिन के सामने खड़ी रगड़ रगड़ कर अपना हाथ धोती मुसलसल इब्राहिम को सलावातों से नवाज रही थी। मनहूस खबीस इंसान, समझता क्या है खुद को? पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, जब चाहे हाथ साफ कर लेगा। बहते आंसुओं के दरमियान वो बड़बड़ा रही थी। बाजों से मुसलसल इतनी बेदर्दी से रगड़ने की वजह से खून रसने लगा था। वो न जाने क्या साफ करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर बाद वो बाथरूम से शॉवर लेकर अपने मखसूस लिबास में निकली थी। गीले बालों को यूँ छोड़े वो बेड पर चत लेट गई। भूख तो कब की मर चुकी थी। आज वो श्री से भी नहीं मिली थी। पता नहीं वो कैसी थी। इन्हीं सोचों के दरमियान नींद की वादी में गुम हो गई थी। खिड़की हमेशा की तरह आज भी खुली हुई थी, जिसमें ठंडी हवा कमरे में दाखिल हो रही थी। इसके जाने के बाद इत्मीनान से खाने की ट्रे उठाए किचन में रखने के बाद वो खुद भी शावर लेने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सालन से तो वो उसे पहले ही नहला चुकी थी। आज उसे इस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने जानबूझकर ये हरकत की थी इसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए, जो इसकी तवक्का के मुताबिक था। इसके ज़रा से लम्स पर वो गुस्से से पागल होने वाली हो गई थी। साइड टेबल पर रखी इसकी तस्वीर हाथों में लिए वो हल्का सा हंसा। ये तस्वीर भी इसने इसकी लाइलमी में ली थी, जिसमें वो श्री के कंधे पर सर रखे हंस रही थी। वो खुद भी मुस्कुरा उठा। क्या हैं आप बिल्ला? आपकी तमाम तर बदतमीजियों के बावजूद भी दिल आप ही की जानिब हमकता है। आपकी इस कदर बेतनाई के बावजूद भी बारहा आपकी दहलीज पर ही दस्तक देता है, इस उम्मीद पर कि कभी तो आप दर खोलेंगी। इसकी मुस्कुराती तस्वीर को सीने पर रखते वो जज़्ब से कहता, रात मज़ीद गहरी होने का इंतज़ार कर रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो कोई चौथी सिगरेट फूंक रहा था। तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसकी सिसकती आवाज़ इसके समातों में हथौड़ा बरसा रही थी। इन खातून के अंदाज से साफ लग रहा था कि इन्हें श्री बहुत पसंद आई है। अगर वो अम्मा जान से भी हाँ कह दी तो? इस सोच के आते ही उसे अपनी सांस तंग होती महसूस होने लगी। श्री तो आज इसके अमल से अच्छी खासी खौफज़दा हो गई थी। बुखार में भी था इन्हें। मुझे ज़रूरत ही क्या थी इनके सामने इतना गुस्सा करने की? इनकी क्या गलती इस सब में? वो वाकई अपने रवैये पर शर्मिंदा था। वो जानता था वो कितनी हिसास है, फिर भी इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा सख्ती कर गया था इस पर। मैं क्या करूँ श्री? आपको वो अपने बेटे के लिए देख रही थी। ये ख्याल आते ही खुद पर काबू नहीं रहा मेरा। वो बेबसी से ज़ेरे रब बड़बड़ाया। दिल किसी तौर मुतमईन नहीं हो रहा था। कितना रो रही थी वो। इसकी सिसकियाँ याद आते ही लम्हा भर भी खड़े रहना इससे नामुमकिन
नामुमकिन लग रहा था। मुझे दर्द कितना सहम गई थी वो इसके इस तरह पकड़ने पर। बेबसी से जब्त के घूंट भर कर रह गया। कितना बेबस कर गई हैं आप मुझे श्री, वो कुर्ब से कहता आसमान की जानब देखता गहरी सांस लेकर रह गया। सुबह से पहले इसका चेहरा देखना नामुमकिन था और इतनी बड़ी रात का एक एक लम्हा इस पर पहाड़ बनकर गुजर रहा था। रात के आखिरी पहर अपने मखसूस वक्त पर वो दब्बे पाँव कमरे में दाखिल हुआ। नजरें बेख्तियार इस दुश्मन जहाँ पर गई थी जो निखरी निखरी सी बेखबर सी सो रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अपनी मखसूस जगह पर आ बैठा। आज भी इसके लब हल्के से खुले हुए थे। वो बेख्तियार हंस पड़ा। नजरें इसकी थोड़ी के इस गड्ढे पर जा टिकी थी। मेरी जिंदगी का हर दर आप पर कूदता है, हर गली हर दरवाज़ा, तमाम रास्ते आप तक आते हैं। आप मेरी आखिरी मंजिल हैं। आपके बाद ना चलने की ख्वाहिश है ना मजीद कुछ पाने की। दिल सिर्फ आपको पाने की चाह में धड़कता है बेला। आंखें सिर्फ आपको देखने की ख्वाहिश करती हैं। इसके लोगों को उंगलियों से बंद करते थोड़ी पर लब रखते वो सरगोशी में कह रहा था, अपने लिए धड़कने वाले इस दिल की आवाज़ आप सुन क्यों नहीं पाती बेला? मेरे इतने करीब आकर भी आप मेरे जज्बात से अनजान कैसे हैं? अंगूठे से इसकी कलाई सहलाता वो अपने तमाम शिकवे इससे कर रहा था। इसके हल्के हल्के नम बालों की नरमी महसूस करते इसने कलम निकालने की गर्ज से इसकी साइड टेबल की दराज खोली। सामने ही काले जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। एक नज़र सोती हुई बेला पर डालकर इसने वो डायरी उठा ली। पहले सफ़े खोलते ही उसे बेख्तियार उस पर प्यार आया था। पहले ही सफ़े पर एक तस्वीर लगी थी जिसमें सिदरा बेगम बाहें फैलाए घुटनों के बल शीरी के आगे बैठी हुई थी। शीरी के साथ खड़ी बेला आंखों में हसरत लिए इनकी जानब दोनों हाथ लिए रो रही थी। उसे याद था ये तस्वीर जिस वक्त की थी। इस वक्त बेला 3 साल की थी और शीरी 6 साल की। इसकी आंखों में आज भी वही हसरत वो देखता था। वो 17 साल पहले इस तस्वीर में बैठी बच्ची की आंखों में था। नीचे कलर पेंसिल से इसी तस्वीर को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक अलग अंदाज से। नीचे बनी तस्वीर में सिदरा बेगम के दोनों साइड बेला और शीरी थी। एक तस्वीर में इन तीनों को हंसते हुए दिखाया गया था और सिदरा का रुख बेला की जन्नत दिखाया गया था। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा। अपनी ख्वाहिश को कितनी खूबसूरती से इसने कागज़ पर बना दिया था। मेरा वादा है आपसे, एक दिन आपकी ये ख्वाहिश सच होगी। इस दिन आपको ये मंजर कलर पेंसिल से बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। धीरे से इसकी बंद आंखों पर लब रखते वो आज़म से बोला। कुछ सोचकर डायरी अपनी जेब में रखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शीरू उठो यार, रात भी तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। सुबह भी मुझसे नहीं मिलोगी क्या? वो सुबह सुबह कैफ़े जाने के लिए तैयार होकर नीचे गई तो शीरी को किचन में मौजूद नहीं पाकर सीधा इसके कमरे में ही आ गई। ऐसा बहुत कम होता था कि शीरी सुबह नाश्ता बनाने के लिए ना उठे। शेरू उठे यार, अपने मखसूस अंदाज में उसे पुकार कर इसने उसे उठाना चाहा। अगले ही लम्हे वो इसकी जानब झुकी। इसकी पेशानी बुखार से तप रही थी। इसका बुखार मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था। शीरी क्या हुआ? इतना तेज़ बुखार हो रहा है तुम्हें तो? इसकी जल्दी पेशानी पर लब रखते वो परेशानी से बोल रही थी। शीरी मेरी जान, आंखें खोलो यार। इसकी पुकार पर इसने बामुश्किल आंखें वाह करके उसे देखा। बेला उसे सामने देखते ही इसकी आंखें भीगने लगी थी। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ मेरी जान। वो इसके हाथों को चूमती, सर पर प्यार करती इसकी बड़ी बहन मालूम हो रही थी। इसका सहारा पाते ही वो इसके गले से लगती बुरी तरह रोने लगी। शीरी क्या हुआ? मैं मिसेस अफजल को बताती हूँ ना। अभी डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक हो जाओगी तुम। इस तरह रो नहीं प्लीज़। रुको, मैं जवार को बुला लेती हूँ। नरमी से उसे बहलाती वो उसे दिलासा दे रही थी। नहीं नहीं जवार नहीं। वो रोती हुई नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। अच्छा तुम लेटो, मैं अभी आती हूँ। उसे एहतियात से लटाकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे आई। बेला आ जाओ बेटा, आज शीरी भी नहीं आई अभी तक नाश्ते पर। अतहर मलिक ने उसे देखकर अपने पास आने का इशारा किया। मिसेस अफजल, वो शीरी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं रही, सिर्फ रो रही है। वो अतहर मलिक के करीब आकर सिदरा बेगम से मुखातिब हुई। जवान ने बेचैनी से इसकी जानिब देखा। उसे एक बार फिर शर्मिंदगी ने आन घेरा था। अम्मा जान सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तुम आओ मेरे साथ। बेला को अपने साथ आने का इशारा करते वो खुद भी इसके कमरे की जानब भरा। बेड पर वो बेसुध सी पड़ी थी। शीरी क्या हुआ आपको? यहाँ देखे। वो इसकी हालत पर तड़प कर रह गया था। तुम जाओ प्लीज़। अपना आप पूरी तरह कंफर्ट में छुपाती वो नम लहजे में बोली। बेला इसके रवैये पर हैरान थी। वो कभी किसी से इस तरह बात नहीं करती थी। वो लब भींच कर कमरे से निकल गया। कुछ देर में इब्राहिम डॉक्टर को लेकर आ चुका था। बेले कैफ़े जाने का इरादा तर्क करती इसके पास ही बैठी हुई थी, जो खुद भी इसके दोनों हाथ थामे गनूदगी में थी।
تم دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے؟ شری پر کمفرٹر مزید درست کرتے اس نے بھویں سکیر کر زوال کی جانب دیکھا۔ نہیں، کیا بات ہوگی ہمارے درمیان؟ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ گڑبڑا سا گیا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو، شری یوں ہی کسی سے اس طرح بات نہیں کرتی۔ وہ اب تشویشی انداز میں زوال کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات نہیں ہوئی تھی بیلا؟ کوئی بات نہیں ہوئی تھی بیلا، طبیعت خراب ہے ان کی بس۔ اس نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوئی لیکن اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم بیٹھو اس کے پاس، میں کچھ لے کر آتی ہوں اس کے کھانے کے لیے، پھر میڈیسنز بھی دینی ہے۔ ہاتھوں کی پشت شری کی پیشانی پہ پھیرتے وہ اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کا کمفرٹر کیسا لگا ایپیسوڈ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔